नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय कर्नाटक दौरा शुरू हो गया। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार भारत के किसी राज्य के प्रवास में हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए और नवरात्रि के पहले दिन जिले के 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशन पर सवाल उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए छिड़ी जंग, राहुल गांधी बेफिक्र नजर आ रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय कर्नाटक दौरा शुरू हो चुका है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार भारत के किसी राज्य में यात्रा प्रवास पर है। इस दौरान कुछ विशेष कार्यक्रमों में शामिल वह होगी और मैसूर पहुंच गई है, जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनका स्वागत किया। उनके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चामुंडी हिल्स मैसूर में दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने मैसूर महल के शहर में चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर वृश्चिका लग्न के दौरान नादा हब्बा राज्य का एक उत्सव है जो मनाया जाता है, वह उत्सव की शुरुआत करवाई। शहरवासियों को उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू मैसूर दशहरा हिस्सा लेने वाले पहली राष्ट्रपति है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति 26 सितंबर को चामुंडा हिल्स मैसूर में दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किया और उसी दिन राष्ट्रपति मुर्मू अपनी यात्रा के दौरान राज्य में कुछ अन्य विशेष परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। वह धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रायोगिकी संस्थान धारवाड़ के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। 28 सितंबर को दिल्ली वापस लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। जम्मू में प्रेस वार्ता करके उन्होंने नाम की घोषणा की। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक से अधिक पुराना नाता तोड़ दिया था। वे 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह होगी और उसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। वह पार्टी का एजेंडा भी पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं। इसमें जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना, भूमि व नौकरियों के अधिकार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने के लिए संघर्ष जारी रखना आदि शामिल है। मार्च 2022 में गुलाम नबी आजाद को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म विभूषण मिला हुआ है। गुलाम नबी आजाद ने डोडा जिले की बलेसा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद उनकी सक्रियता और शैली देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना था। उन्होंने महाराष्ट्र के 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी यूपीए सरकार में आजाद ने देश के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का विस्तार किया। साथ ही में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शहरी गरीबों की सेवा के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भी की थी। आजाद ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं। नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें संसदीय कार्य और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक जीवन में 2005 में वह स्वर्णिम समय भी आया जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की सेवा की। आजाद ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने विधायक चुनाव में 21 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस देश की दूसरी
सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी थी। 2008 में अमरनाथ भूमि आंदोलन के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। इसका मतलब हुआ मास्टर कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। वाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं। अब ये जो कलर है, इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब हैं। ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी लिमिट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर नवरात्रि के पहले दिन 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम योगी ने जंगल कोडिया विकास खंड के लिए रसुलपुर चकिया में महंत अवेदयनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवेदयनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में निर्मित सभागार का लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया। उसके साथ ही उन्होंने स्मार्टफोन का भी वितरण किया। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन लागत से बने महंत अवेदयनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवेदयनाथ राजकीय महाविद्यालय में 6 करोड़ रुपए के निर्मित सभागार का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि स्टेडियम में 250 व्यक्तियों के बैठने के लिए पेविलियन व 300 मीटर का 8 लेन का सिंथेटिक रनिंग ट्रैक तैयार किया गया है। कुश्ती ग्राउंड, चार दीवारी, पंप हाउस, सड़क व जल निकासी का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह महाविद्यालय का सभागार की क्षमता 500 व्यक्तियों के आसपास की है। सभागार में 2 ग्रीन, 2 रिहर्सल व 1 वीवीआईपी रूम भी है। कुश्ती, बैडमिंटन और टेबल टेनिस हॉल भी बनाया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशंस पर सवाल उठाए। वॉशिंगटन में आयोजित इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के वॉशिंगटन के साथ संबंध अमेरिका के हित में नहीं है। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनसे न ही कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है और न ही अमेरिका को। अब यूएस को इस बात की चिंतन करनी पड़ेगी।
यूएस को पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से क्या फायदा मिला है वो सोच सकता है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। उनका ये बयान पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के रख रखाव के लिए दिए गए पैकेज के बाद सामने आया है। अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रख रखाव के लिए $45 करोड़ यानी कि 3,581 करोड़ देने की मंजूरी दी है। ये पिछले साल 4 साल में इस्लामाबाद की दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है। इसके पहले तत्कालीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब की वित्तीय सहायता पर बैन लगा दिया था। F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए दिए गए पैकेज की भारत में आलोचना हुई। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना था कि ऐसा करने पाकिस्तान की मदद नहीं की है, बल्कि मौजूदा F-16 बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट की बिक्री है। ऐसा आतंकवाद को रोकने के लिए किया गया है। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने बताया कि अमेरिका की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है कि जब वह किसी देश को डिफेंस इक्विपमेंट देता है तो अंत तक उसके रख रखाव के लिए बाकी सहयोग भी मुहैया करवाता है। हम फाइटर जेट के विंग्स और इक्विपमेंट की सर्विसिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे में यह बिक्री है, मदद नहीं है। अमेरिकी की सफाई पर विदेश जयशंकर ने कहा, अगर आप कहते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है तो ऐसा कहकर आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आप F-16 जैसे ताकतवर विमान की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि विमानों में कहाँ तैनात किया जा सकता है और उनसे कितनी तबाही मचाई जा सकती है। It's actually not good for you. You also know that very honestly, it's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well nor serving America. So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft capability of the US, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what. So, you're not fooling anybody by saying. So, the point is, we really think countries finally make their choices based on their own. And I would make a case if I were to speak to American policy. I would really make a case like, what you are doing, forget about us. It's actually not good for you. But what you are doing, reflect on the history, look at the last 20 years to where this relationship and how much, what it costs to. केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। नवरात्रि के पहले दिन अपने गुजरात दौरे की शुरुआत की और शाह ने अहमदाबाद के मेलड़ी माता मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद शाह ने एक फ्लाईओवर और प्राथमिक सदस्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। शाह ने एसपी रिंग रोड पर भाड़ज गांव के पास एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और यह फ्लाईओवर उनकी गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 6 लेन का यह फ्लाईओवर अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण औड़ा द्वारा निर्माण किया गया है। इसके अलावा उन्होंने विरोचन नगर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। आधिकारिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद जिले के साणंद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित एक अस्पताल की आधारशिला भी रखी। दोपहर में वह बावला गांव में किसान सम्मेलन में सम्मिलित भी हुए। मित्रों, बहुत बड़ा काम भूपेंद्र भाई ने बताया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जब से भूपेंद्र ने इसका भार उठाया इस विभाग का, तब से ईएसआईसी का स्कीम जो है वो बहुत सार्थक होने लगा है। कई सारे अस्पताल जर्जरित हालत में पड़े थे,
कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉलोनियां जहां सानंद जैसा अस्पताल की जरूरत थी, हो नहीं पाती। कलोल का अस्पताल पूरा जर्जरित बनकर पड़ा हुआ था। आज उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव लेकर ईएसआईसी की योजना को बहुत आगे बढ़ाया है। मैंने उनको कहा है कि अस्पताल सेट होने के बाद यहां मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का भी प्रोविजन आप करिए, भूमि गुजरात सरकार जरूर देगी। इसके साथ साथ मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच लिया है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार करना। आयुष जैसी, दूसरा है आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना। और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। मित्रों, आज मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, और ध्यान से सुनना, सिर्फ 387, और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल पहुंचाने का, कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000, लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और पीजी सीटों की संख्या जो 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 60,000 से तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम किया है। गुजरात सरकार ने भी माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत डिलीवरी, ऐसे कठिन लक्ष्यांकों को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। आज मैं इस मंच पर से भूपेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मत क्षेत्र की ओर से कहना चाहता हूं कि आपने ये सारे जो श्रमिक भाई है इस क्षेत्र के अंदर लगभग 3 लाख है, सिर्फ सानंद कॉम्प्लेक्स के अंदर 1,30,000 श्रमिक भाई बहन है। इन सब के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा आपने की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मित्रों, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अस्पताल भूपेंद्र भाई और मैं दोनों पीछे लगेंगे। जल्द से जल्द इसका उद्घाटन होगा, जल्द से जल्द उसका एक्सपांशन होगा અને સાણંદ તાલુકાના બધા જ ગામોમાં એની સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ દરેક પ્રકારની પહોંચે અને કોઈએ સાણંદથી અમદાવાદ ના જવું પડે એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીંયા જ ઊભી થશે। ऐसा विश्वास लेकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। खबरें और भी है। Lyra, anytime, anywhere. $200 करोड़ के ठगी मामले में जैकलिन फर्नांडिस का नाम बुरी तरह फंसा हुआ है। इस मामले में जैकलिन से लगातार पूछताछ हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच की आज अभिनेत्री की स्टाइलिस्ट लिपाक्षी तक पहुंच चुकी है। इन सभी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने दावा किया है कि जैकलिन का सुकेश चंद्रशेखर के साथ कनेक्शन है, जिसके बाद अभिनेत्री को पटियाला हाउस कोर्ट ने
तलब किया। जैकलिन सुबह करीबन 10 बजे के आसपास पटियाला हाउस पहुंची थी और वह कोर्ट से निकल चुकी थी। पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन के वकील ने उन्हें जमानत याचिका दायर की और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने भी जैकलिन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। जब तक उनकी नियमित जमानत कोर्ट में लंबित है, जैकलिन के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने जैकलिन को 50,000 रुपये के मुआवजे पर अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलिन से एक लंबी पूछताछ की थी। वह पूछताछ लगभग 15 घंटे तक चली थी, जिसमें जैकलिन को कोई गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा था। इन सबके बीच ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जैकलिन को भी 200 करोड़ के वसूली के केस में आरोपी पाया गया। कई गवाहों और सबूतों के आधार पर जैकलिन फर्नांडीज ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने ठग सुकेश से कई महंगे तोहफे मिले थे। जैकलिन के अलावा इन मामले में और भी अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं, जिनमें नोहा फतेही और निक्की तंबोली भी शामिल है। दोनों ही अभिनेत्रियों से पूछताछ हो चुकी है और बता दें कि 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर वर्तमान में दिल्ली की जेल में बंद है और उनके खिलाफ 10 से ज्यादा आधिकारिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत इन दिनों मेघालय के दौरे पर है। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संघ का मिशन भारत का सर्वांगीण विकास करना है और समाज को संगठित करना है। उन्होंने कहा कि आरएसएस व्यक्तिगत स्वार्थियों को त्याग करके देश के लिए बलिदान करना सिखाता है। मोहन भागवत ने कहा कि हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और सिंधु नदी के तट के निवासियों को परंपरागत रूप से हिंदू कहा जाता है। मुगलों और ईसाइयों से पहले भी हिंदू अस्तित्व में थे। उन्होंने कहा कि दरअसल हिंदू एक धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू शब्द उन सभी को शामिल करता है और जो भारत माता के पुत्र है, भारतीय पूर्वजों के वंश और जो भारतीय संस्कृति के अनुसार रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है। हिंदू बनने के लिए धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। भारत पश्चिमी अवधारणा वाला देश नहीं है। और मोहन भागवत ने कहा कि आध्यात्मिकता पर आधारित सदियों पुराना मूल्यों में निहित विश्वास और देश के लिए बीच बाध्यकारी शक्ति भी है। हमारे पूर्वजों ने विभिन्न विदेशी भूमि का दौरा भी किया है और जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और अन्य कई देशों का समान मूल्य प्रदान भी किए थे। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों को टीके भेजकर मानवता की सेवा भी की और आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा भी रहा था। दुनिया में जब जाने आने के साधन नहीं थे, हिमालय पार करके गए, जापान तक गए, कोरिया तक गए, इधर साइबेरिया, मेक्सिको तक गए। जहां गए वहां किसी को जीता नहीं, सबको अच्छा बनाया। इंडोनेशिया, बाली, बोर्नियो, उधर तक गए, लेकिन कभी किसी के देश को जीता नहीं, कभी किसी को कन्वर्ट किया नहीं। जैसे थे वैसे उनको ज्ञान दिया, उनको गणित सिखाया, विज्ञान दिया, आयुर्वेद दिया, जैसे थे उससे अच्छे बने। आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। और आज भी जब भारत का व्यक्ति जाता है उन देशों में उसको आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी का कुछ लिया नहीं, छीना नहीं, लूटा नहीं, हमेशा दिया ही दिया है। और आज भी हम वही करते हैं। श्रीलंका खतरे में आ गया है, किसने मदद की उसको? व्यापार करने के लिए सब जाते थे, लेकिन जब फंस गया तब उसको कर्जा किसने दिया? भारत ने दिया और किसी ने नहीं दिया। कोविड में दुनिया को वैक्सीन किसने दी? बाकी लोग वैक्सीन का व्यापार।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए छिड़ी जंग के बीच राहुल गांधी बेफिक्र नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। इस बात से के साफ संकेत है कि राहुल दिल्ली और राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान से दूरी बना ली है। फिलहाल किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से भी बच रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा केरल के पलक्कड़ जिले में शोरनूर से शुरू हो चुकी है। इस दौरान सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा में शामिल हुए। 12 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और वहां पे पटलांबी के एक गांव में ये पद यात्रा रुकेगी। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यात्रा उत्साह और आशा के साथ पलक्कड़ जिले में प्रवेश की है। राहुल गांधी का फुटबॉल खेलने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह कुछ बच्चे के साथ फुटबॉल हाथ में लिए हुए राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी भी कभी बच्चों के साथ बात करते करते हाथ में फुटबॉल लेकर फेंकते नजर आ रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच गहलोत खेमे में इस्तीफे पर कांग्रेस नेतृत्व ने नाराजगी प्रकट की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि विधायकों का विधायक दल की बैठक में नहीं आना और अनुशासनहीनता है, इसे लेकर कार्रवाई हो सकती है। अजय माकन ने कहा कि विधायकों का विधायक दल की बैठक में न आना और अलग बैठक करना वह पार्टी के विरुद्ध है। ये विधायक हमारी एक बात नहीं सुन रहे थे। हम वापस जाकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे। माकन ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम बात करेंगे और हल निकालेंगे। अजय माकन ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि से शांति धारीवाल के घर पर हुई मीटिंग एक अनुशासनहीनता है और यह साफ नहीं है कि कितने विधायक ने इस्तीफा दिया है। रिजोल्यूशन एक लाइन का होता है और उन्होंने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ घटनाक्रम उसके ब्यौरा लिया गया है और सोनिया गांधी को हम ये ब्यौरा देंगे। विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। मुख्यमंत्री पद पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि माकन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर पहुंचे थे और नए सीएम के चयन के लिए कांग्रेस विधायकों की राय जानने के लिए बैठक करने, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक बैठक में पहुंचे नहीं थे। इस बीच खबर आई कि 90 विधायकों ने इस्तीफा देकर स्पीकर सीपी जोशी को दे दिया है। माकन ने बताया कि विधायक दल की बैठक में नहीं आना वह पार्टी के नियम के विरुद्ध है। इसके साथ ही गहलोत खेमे में विधायकों द्वारा रखी गई 3 शर्तों को भी माकन ने हितों का टकराव बताया। कांग्रेस के इतिहास में कभी इस तरह का सशर्त प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के कितने विधायकों ने स्पष्ट किया है कि हम अभी पता नहीं है, लेकिन अधिकृत बैठक में नहीं आना चाहते और उन्होंने समयांतर रूप से दूसरी बैठक बुलाकर निश्चित रूप से पार्टी विरुद्ध कार्य किया है। 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके सबसे बात करके फैसला लेंगी।
तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या ये अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। सपा नेता आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को दिल्ली से वापस भेज दिया। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उनकी सुरक्षा में 3 गनर तैनात किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी अपना गनर छोड़ दिया है। काफ़ी तलाश करने के बाद भी अब्दुल्ला का पता नहीं चलने पर गनर वापस रामपुर आ गए और उनसे पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज कराई है। सपा नेता आजम खां 23 सितंबर को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहां से उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। पुलिस को पता नहीं है कि वो कहां है। एएसपी के मुताबिक अब्दुल आजम ने भी 22 सितंबर को अपने गनर को छोड़ दिया है। पहले गनर के अपने विधायक की तलाशी ली थी। उनके नहीं मिलने पर रामपुर पुलिस लाइन पहुंच गए। उन्होंने बताया कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज करा दी है। अब पुलिस को पता नहीं है कि आजम खां और अब्दुल आजम कहां है। एसएसपी ने कहा कि अगर आजम खां और अब्दुल आजम अपनी सुरक्षा वापस मांगेंगे तो उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। पीएफआई उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा रहा है।
उनसे सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चलाना शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक पीएफआई सदस्यों को खुला ऑफर दे रहा है कि हिंदू युवतियों को धर्म बदलने और शादी करने के लिए खुलेआम नगद रुपये देंगे। वहीं ऐसे लोगों के लिए रोजगार व छत भी मुहैया किया जाएगा। इसके लिए दुकान खोलने का पूरा इंतजाम और रहने के लिए घर भी देते हैं। यह विदेशों से हो रही फंडिंग से करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के सदस्यों ने काकोरी, लखनऊ, बाराबंकी सीमा पर कुर्सी गांव के प्रशिक्षण शिविर लगाया था, जहां लोगों को लव जिहाद धर्मांतर करने के बारे में जानकारी दे दी। साथ ही में ही संस्थान की तरफ से इनामी योजनाओं के बारे में बताया गया। लखनऊ में पिछले दिनों गिरफ्तार उमर गौतम धर्मांतर करना चाहता था। वह सक्रिय सदस्य होने के साथ भी हल हरम एकेडमी का उपाध्यक्ष भी था। वह पिछले दिनों गिरफ्तार अहमद बेग नदवी संगठन के लिए टेरर फंड जुटाता था। वह भी नदवा में पढ़ता था और बतौर शिक्षक के काम कर चुका था। 2022 में बहराइच के केसर जंग सीट से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और इंडिया के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पीएफआई ने लव जिहाद को सबसे बड़ा हथियार बना रखा है। इसके लिए अपने सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए केरल भेजते थे। वहां पर उनको धर्मांतरण व अपनी हकीकत छिपाकर हिंदू युवतियों को जाल में फंसाने का तरीका बताते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने के लिए गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढाढ़स बंधाया और वही ग्रामीणों को उन्हें अपना ज्ञापन भी सौंपा। हरीश रावत ने कहा कि अंकिता पूरे प्रदेश की बेटी थी और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अपराधियों को सजा जरूर होनी चाहिए और उनको विश्वास भी है। उन्होंने कहा कि कुछ सत्ताधारी नेताओं की शह पर पहाड़ी की बोली बालिया बच्चियों का देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया जाता है। यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। उनकी पार्टी इस लड़ाई को हर स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। अंकिता की मां सोनी देवी के स्वास्थ्य को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के वेब अस्पताल के कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि सोनी देवी घबराहट और बेचैनी की शिकायत पर दाखिल की गई है, इसलिए उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करा गया है। लखनऊ के इटोजा के गद्दीपुरवा में तेज रफ्तार पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में मुंडन कराने जा रहे लोगों सहित ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। हादसे में सभी डूब गए थे। जिलाधिकारी लखनऊ ने अब तक 10 मौतों की पुष्टि की है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। कई शव बाहर निकाले गए हैं और रेस्क्यू कार्य भी जारी है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी को लेकर चल रहे सियासी खेमे में अब भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी है। इस राजनीतिक संकट पर राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि जब पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे ही दिया है तो अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे। ऐसे समय में मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर सदन को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम सरकार की अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतः कलश से हुआ है और दुर्भाग्य से अंतः कलश अभी भी चल रहा है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आला कमान को ललकारा है। राजस्थान राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो में मनोरंजन कम हुआ हो, अब राजस्थान में भी शुरू हो चुका है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस में न दिशा है और न नेता है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहती है, जनता की सेवा नहीं करना चाहती।
दरअसल राजस्थान में सीएम पद के लिए सचिन पायलट का नाम सामने से आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार माने जाने 90 से अधिक विधायकों ने रविवार रात विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया था। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने देर रात बताया था कि हमको इस्तीफा मिल गया है और आगे क्या करना है वह फैसला अब विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। एक नहीं तो कई राजनीतिक दल इकट्ठे होकर आए। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन मोदी जी के ऊपर जो जनता का विश्वास प्यार है और जो मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश में करके दिया, वो पिछले 6 दशकों में भी नहीं हुआ। और ये जो अटूट रिश्ता मोदी जी और जनता के बीच में है, विश्वास का और परफॉर्मेंस का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जितने मर्जी विपक्षी दल इकट्ठे हो जाएं, ना इनकी विचारधारा एक है, ना सोच एक है, ना एजेंडा एक है। ये तो 2 नेता इकट्ठे हो जाएं तो उसके लिए भी कुर्सी की मारोमार है। तो जहां 20 राजनीतिक दल इकट्ठा होने की बात करते तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। तो इनको प्रयास जारी रखने चाहिए। कांग्रेस जो राजस्थान में क्राइसिस चल रहे हैं सीएम की कुर्सी को लेकर, जहां सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो है जंग जारी है, इसको लेके क्या कहेंगे? मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ। और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। और ये कुर्सी की लड़ाई आज की नहीं, वर्षों से कांग्रेस की देखी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की जनता को पछताना पड़ रहा है। कब तक तो फाइनल होंगे उम्मीदवारों के? चुनाव घोषणा होगी, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद पार्टी की बैठकें शुरू हो जाएंगी। पहले प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद टिकटों का निर्णय लिया जाएगा। कितनी तैयार है भाजपा चुनावों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी कवायद चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव है वो होने जाने, उसको लेके क्या कहना है? आप सामने ही देख सकते हैं, जहां एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है, और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है। एक अनार 100 बीमार, ये कांग्रेस में है। ओम प्रकाश राजभर ने खुलासा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते थे कि शिवपाल यादव उनके साथ आए। उन्होंने कहा कि सपा ने कभी भी पिछड़ों की भलाई के लिए काम नहीं किया। राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। दावा किया कि हर पार्टी का नेता हमारी टोपी पहनना चाहता है और कह रहा है कि हम सुबह सपा के हैं। राजभर प्रदेश में सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। वह अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। इस जगह हमारा जनसभा लगी है 33 33। उत्तर प्रदेश में 33 जगह हम सभा करेंगे। अरविंद जी करेंगे, अरुण जी करेंगे, और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय कमेटी के चाहे शालिक यादव जी हों, चाहे आपके सुनील सिंह जी हों, और चाहे कोई भी हो जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी के नेता हैं, सब लोग मिलकर के
हर आदमी अपने अपने इलाके में जहां भी चाहे नुक्कड़ सभा हो, जो बड़ी रैली है वहां हम जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब तक नेता का विरोध ना हो तो फिर आप चर्चा कैसे करेंगे। लोकसभा, अभी 24 का लोकसभा चुनाव देख ले तो फिर बिहार की तैयारी विधानसभा की तो होगी। अगर इसके विषय में सच्चाई जानना चाहें तो तमाम समाज के नेता जो विभिन्न दलों में हैं, हम आपको सबूत दे दें, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में। हमारी टोपी पहन के वो कह रहा है कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, अब वो झंडा लेके घूमता है। कोई सपा का जिला पंचायत सदस्य भी हैं, सपा से जीते हैं जिला पंचायत, बसपा से जीते हैं, बीजेपी से जीते हैं, और वो लोग टोपी लगा करके कहते हैं कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं। तो इस समय सबकी जमीन खिसक गई है, इस नाते लोग परेशान हैं। नहीं, पत्रकारों को भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी पत्रकार आयोग के लिए आवाज उठाइए, आप लोग भी थोड़ा मदद करिए। जो हमारे फोटोग्राफर हैं, इनके दुर्घटना बीमा का भी आवाज उठना चाहिए। हम सबके लिए भिड़ रहे हैं। नहीं, टीटी नहीं होगा, टीटी नहीं। अब ये सवाल तो उन्हीं से करिएगा तो बेहतर होगा। अब देख ही रहे हैं कि चाचा भतीजे का कभी न कभी दर्द झलक ही जाता है। देखिए, स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव जी नहीं चाहते थे कि शिवपाल जी उनके साथ हमें। तमाम नेता हैं जिनकी समाजवादी पार्टी से बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन मजबूरी है कि सत्ता पाने के लिए जिस तरह का प्रयास करना चाहिए, जो अनुभवी लोग हैं उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। नहीं, इधर तो हम बात नहीं कर रहे, इधर तो हम सावधान यात्रा का ही तैयारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 11 राज्यों में कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापामारी की गई थी। इस दौरान जांच एजेंसी ने कई बातों का खुलासा किया है। इस बीच पीएफआई को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों के अनुसार पीएफआई के रडार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कई बड़े नेता थे। साथ ही में इनके निशाने पर नागपुर का संघ मुख्यालय भी था। सूत्रों के अनुसार पीएफआई का आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर हमला करना चाहते थे और संगठन के सदस्यों ने आरएसएस की दशहरा के दिन होने वाली पथ संचलन की जानकारी भी जुटाई थी। बता दें कि एनआईए के छापे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे और वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी पीएफआई के सदस्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान के जयपुर में भी एनआईए की छापेमारी की थी और मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 लोगों की हिरासत में लिया गया था। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर लगे बैन के बाद सामने आई पीएफआई के संगठन के रूप में पेश किया है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के अनुसार यह संगठन अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों को अधिकार देने के लिए लड़ता है। हालांकि पीएफआई के खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। यह संगठन अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखता है। यही वजह है कि इससे जुड़े लोगों का गिरफ्तार करना जांच एजेंसियों के लिए कठिन है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सदगुरु जग्गी वासुदेव पर रात भर में काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी करने का आरोप लगा है। एक्टिविस्ट सोनेश्वर नारा और प्रवीण पेगू ने वन्य जीव संरक्षण कानून तोड़ने को लेकर एक शिकायत भी की है। इसमें कहा गया है कि शर्मा और वासुदेव ने सूर्यास्त के बाद जीप सफारी की थी, जो वन्य जीवन संरक्षण कानून का उल्लंघन है। एक्टिविस्ट ने दावा किया कि एक निर्धारित समय के बाद नेशनल पार्क के अंदर सफारी नहीं की जा सकती। इसके लिए उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला दिया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा के नेशनल पार्क पे गैंडे का घर भी है। शिकायत के मुताबिक शर्मा, सदगुरु और राज्य के टूरिस्ट मिनिस्टर जयंत मल्ला के निर्धारित समय के बाद नेशनल पार्क में प्रवेश किया था और सीएम शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि हम किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। शर्मा ने कहा कि वन्यजीव कानून के मुताबिक वार्डन रात में भी प्रोटेक्टेड एरिया में प्रवेश की अनुमति दे सकता है। कोई भी कानून लोगों को रात में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। इधर सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को एक बयान में कहा है कि सरकार ने आमंत्रित किया था। हमारा मानना है कि इस विशेष मौके के लिए सरकार की ओर से सभी आवश्यक अनुमतियां लगाई गई थी।
असम के मुख्य वन संरक्षक यादव ने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सदगुरु और मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था, इसलिए यह कहना गलत है कि सदगुरु और सीएम ने देर रात पार्क में प्रवेश किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात रखी है। राखी सावंत ने इनको लेकर एक वीडियो भी बनाया है, वो तेजी से वायरल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनका आना एक सीक्रेट था। इसके लिए राखी सावंत ने पीएम मोदी को भी थैंक यू बोला। दरअसल राखी सावंत ने ये बात हेमा मालिनी की बात का पलटवार करते हुए कहा कि हाल ही में हेमा मालिनी ने मथुरा गई थी और इस दौरान उन्होंने पूछा गया था कि क्या कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ेगी। इस सवाल पर हेमा मालिनी भड़कते हुए कहा था कि मथुरा में क्या सब फिल्म स्टार ही चाहिए, मथुरा का जो सांसद बनना चाहेगा उसको आप बनने नहीं देंगे। कल राखी सावंत भी आएगी और यह बारे में राखी सावंत ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि पीएम मुझे जिम्मेदारी देना चाहते हैं और इस बार पर मुझे चुनाव में खड़ा कर सकते हैं। इसका ऐलान हेमा मालिनी जी ने कर दिया है और मैं देश की सेवा के लिए पैदा हुई हूं और देश की ही सेवा करूंगी। आज मैं इतनी खुश हूं कि एक्चुअली ये सीक्रेट था कि इस बार मैं 2022 में इलेक्शन लड़ने वाली हूं। ये मोदी जी जो और हमारे अमित शाह जी ने अनाउंस करने वाले थे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी दिल की ड्रीम गर्ल, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी बॉलीवुड की मतलब हेमा मालिनी जी, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी डार्लिंग, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इस बार का इलेक्शन मैं लड़ रही हूं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कल सोमवार के दिन सोने की कीमत में मामूली तेजी आई थी, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने वेबसाइट के मुताबिक कल सराफा बाजार में सोना 60 रुपया महंगा होकर 50 रुपये के करीब 50,000 के करीब पहुंच चुका था। वहीं वायदा बाजार यानी MCX पर दोपहर 12 बजे तक सोना 14 रुपये की बढ़त के साथ 49,415 रुपये ट्रेंड कर रहा था और चांदी में बड़ी गिरावट आने को मिली थी। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने युवकों की शादी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि एक वो है जो एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं और गांव आते ही पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल की उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही और ये मेरा बेटा बाबा यहाँ बैठा हुआ है, उनकी उम्र 28 साल की है और मैंने 25 साल में शादी कर ली थी। विजय शाह ने कहा कि घर परिवार में बच्चा बड़ा हो चुका है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो पड़ोसी आके कहते हैं कि कोई कमी है क्या। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे पप्पू में भी कमी है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि पप्पू में कुछ कमी है। हमारे यहाँ लोग खुरसत फुसर कर रहे हैं कि माँ बहनें खुसर फुसर कह रही है कि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए और समाज में लोग बात करते हैं कि बताते क्यों नहीं है। कल मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि पप्पू की शादी क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा कि पप्पू की शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को मिल रही भारी समर्थन के बीच में भाजपा बौखला गई है। ये बौखलाहट पागलपन की हद है और भाजपा नेता अमर्यादित बर्ताव कर रहे हैं। और एक वो है एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, गांव आ जाता है तो पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल भगवान ने कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। अब अगर ये बाबा मेरा बेटा है, ये 28-29 का हो गया, मैंने शादी कर दी है 25 के बाद। कोई घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल से ऊपर हो जाए और उसकी शादी नहीं होए तो पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भाई कोई कमी है क्या। अरे चाचा बताओ यार, अगर तुम्हारा बेटा 50 साल का हो जाए भाईजान
50 साल का हो जाए और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होए तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा, कोई कमी होगी यार। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लोग खुजुर खुजुर करते हैं। खुजुर खुजुर करते कि नहीं करते? हमारी माँ बहनें खुजुर खुजुर करती, बोले कोई डॉक्टर को दिखाएं क्या? अरे भैया जी भाषण भी दे रहा, लोग बात कर रहे हैं यार, ये समाज के लोग ही बात कर रहे हैं, उसको ना बताता क्यों नहीं यार? ये मुझे कल मिला था, बोल रहा था भैया उनका पप्पू शादी कब करा है? मैंने कहा हमको मतलब नहीं है, हमारे पप्पू की शादी हो गई, 2 बच्चे। हमारे पप्पू में कोई शंका है क्या? नहीं है ना, बस अपन अपने पप्पू की बात करें। आईएनएस सुनैना वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास के तौर पर ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम कॉलेजेस में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेलेस पहुंच चुका है। यह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, बल्कि सीएमएफ अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज की पहली भागीदारी को भी दर्शाता है। बता दें कि भारतीय नौसेना पहली बार संयुक्त समुद्री बल में भाग ले रही है। जहाज द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण अभ्यास में सहयोगी भागीदार के रूप में भाग लिया जाएगा और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि मंडल, यूके, स्पेन और भारत के जहाज भाग लेंगे। जहाज के पोर्ट कॉल के दौरान भाग लेने वाले देशों के साथ पेशेवर स्तर पर बातचीत की योजना बनाई गई है। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना और वायु रक्षा के कमांडेंट मेजर जनरल इब्राहिम नासिर मोहम्मद अल अलावी ने एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से मुलाकात की। दोनों प्रमुखों ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए तरीके और साधनों पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।